हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पीईटी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो देखिए, जो 5 प्रैक्टिस सेट है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं उन प्रैक्टिस सेट को। और पिछले 3 दिन हमने जो क्लासेज ली हैं वो हमारी करंट अफेयर्स से रिलेटेड थी, यानी लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो भी हमने कवर कर दिया है। तो वो वीडियोज भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, कुछ आपको युद्ध दिए गए हैं और इनको एक क्रम में लगाना है, यानी इनके समय के क्रम में। तो सबसे पहले है यहाँ पर धर्मत का युद्ध। तो धर्मत का युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। तो जो धर्मत का युद्ध है ये हुआ था अप्रैल 1658 में। उसके बाद जो बहादुरपुर का युद्ध है ये आपका हुआ था फरवरी 1658 में। फिर आता है खजुआ का युद्ध, और जो खजुआ का युद्ध है ये हुआ था 1659 में। और सामूगढ़ का युद्ध हुआ था मई 1658 में। तो देखिए, 1658 में 3 युद्ध हुए, लेकिन सबसे पहले कौन हुआ तो वो हुआ बहादुरपुर, यानी हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो 2 से स्टार्ट होगा। और उसके बाद अप्रैल आता है, तो उसके बाद 2 के बाद 1, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। तो बात करें अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की, तो इसकी शुरुआत की थी खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार प्रणाली या सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है। तो देखिए, भारतीय दर्शन की कई सारी शाखाएं हुई, यानी जिनमें सांख्य है, वैशेषिक है, मीमांसा है, चावार्क है। ये सभी दर्शन की शाखाएं। और सबसे पहली जो इसमें शाखा रही वो रही सांख्य। तो सांख्य दर्शन, कई सारे दर्शन होते हैं, तो सांख्य दर्शन जिसकी स्थापना की थी कपिल द्वारा, यानी कपिल मुनि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी सांख्य दर्शन की। तो यही प्रारंभिक शाखा है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ। तो देखिए, जो बौद्ध संगीत के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो इसमें पूछा गया यहाँ पर आपसे दूसरी, यानी द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये हुआ था आपका वैशाली में। तो वैशाली में द्वितीय बौद्ध का यानी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और राजगृह में फर्स्ट, उसके बाद पाटलिपुत्र में थर्ड, यानी कि तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और चौथी जो बौद्ध संगीति रही वो कुंडलवन में, यानी कश्मीर के कुंडलवन में इसको आयोजित किया गया, यानी जो चौथी बौद्ध संगीति है उसका आयोजन किया गया। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, चंदूहड़ो यानी चन्हुदड़ो जो एक हड़प्पा स्थल है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो देखिए, खोज अगर पूछा जाए तो फिर आंसर यहाँ पर दूसरा होगा। इसकी खोज, यानी इस स्थान की जो खोज है वो की थी मजूमदार ने। तो मजूमदार के द्वारा इस स्थान की खोज की गई थी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है इसके जो उत्खनन का निर्देशन है वो किसने किया था। तो वो किया था J.H. मैके ने। तो J.H. मैके ने ही 1935-36 में इस स्थान का उत्खनन किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा कथन सही है। तो अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन कर दिया गया और प्रांतीय स्वतंत्रता प्रारंभ की गई। तो ये तो सही है हमारा। फिर समस्त प्रांतीय विधानमंडल केवल 1 सदन के थे। तो ये सही नहीं है। तो इसमें यहाँ पर आंसर सही होगा केवल 1। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो आपको बताना है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक के बारे में। तो इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो इन्हीं के द्वारा ये संस्था की जो स्थापना है वो की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और ये पहले वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे, फिर जो सरदार की इनकी उपाधि है वो बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही दी गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक हैं। तो देखिए, जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, तो उसके बाद इसके विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया। और यहाँ पर पूछा गया है कौन थे जो इनमें समर्थक थे इस आंदोलन के।
तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए नंबर, अरविंदो घोष। तो अरविंदो घोष यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन के काफ़ी समर्थक रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। तो देखिए ए नंबर राजा राम मोहन राय। बाकी क्वेश्चन आपका ऊपर है तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन, यानी ए तो वहां पर मिल जाएगा। और फिर हम इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर आत्मीय सभा, यानी आपस में मिलान करना है। तो देखिए विवेकानंद ने स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की। तो ये दो तो सीधे सीधे मिल गए, यानी सी का 3 होगा और डी का 4 होगा, और ये हमारा एक ही ऑप्शन में है। और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, यानी देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, जो ए नंबर ऑप्शन वहां दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। तो देखिए कई सारी समुद्री धाराएं होती हैं और आपको बताना है निम्न में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी नंबर, बेंगुएला की धारा। तो जो देखिए बेंगुएला की धारा है ये हमारी हिंद महासागर की धारा नहीं है, बल्कि ये अटलांटिक महासागर में ये धारा है, यानी ये अटलांटिक महासागर की धारा है बेंगुएला धारा। उसके अलावा मोजाम्बिक जैसा कि देश है वो भी हमारा हिंद महासागर में पड़ता है, और अगुलहास और दक्षिण हिंद महासागरी धारा ये सभी हमारी हिंद महासागर की धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है रिलेटेड टू, अगर हम बात करें राजधानियाँ जो यहाँ पर दी गई हैं, तो घाना की राजधानी अक्रा, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए घाना की राजधानी अक्रा ये हमारा सही है। केन्या की राजधानी नैरोबी ये भी हमारा सही है। नामीबिया की राजधानी यहाँ पर विंडहाक है, ये भी सही है। और यहाँ पर जो गलत है वो है नाइजीरिया, क्योंकि जो रबात है ये आपकी मोरक्को की राजधानी है, ना कि नाइजीरिया की। तो ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, काली कपास वाली मृदाएं वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श हैं। काली कपास वाली मृदाएं सूक्ष्म कणिक होती हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर बताया जाए तो देखिए जो काली कपास वाली मृदाएं हैं ये वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श हैं। ये हमारा वाक्य सही नहीं है, ये वाक्य हमारा गलत है। उसके अलावा काली कपास वाली मृदाएं सूक्ष्म कणिक यानी फाइन ग्रेन्ड होती हैं, ये बात यहाँ पर हमारी सही है। तो यहाँ पर आंसर सही होगा, ए गलत है परंतु आर सही है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग में जवाहर सुरंग संबंधित है किससे, यानी ये जो जवाहर सुरंग है ये किस श्रेणी में है, ये आपको बेसिकली यहाँ पर बताना है। तो देखिए जो जवाहर सुरंग है इसे ही हम बनिहाल सुरंग के नाम से भी जानते हैं, यानी इसे ही हम बनिहाल सुरंग कहते हैं। और ये 2.85 किलोमीटर लंबी सुरंग है जम्मू कश्मीर में स्थित। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये स्थित है आपका पीर पंजाल श्रेणी में। तो पीर पंजाल श्रेणी में ही ये जो आपकी टनल है जवाहर टनल वो यहाँ पर स्थित है। तो आप वैसे भी यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो हमारी पीर पंजाल श्रेणी है ये आपको इधर ही देखने को मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है। तो देखिए महिला साक्षरता भी वही न्यूनतम है जहाँ पर ओवरऑल अगर हम टोटल पुरुष महिला को मिलाकर जो साक्षरता देखें वो भी न्यूनतम है। और वो कहाँ है, वो है बिहार में। तो बिहार की देखिए जो साक्षरता है सबसे न्यूनतम है, और वहाँ पर जो महिला साक्षरता है वो भी न्यूनतम है। और हाईएस्ट की अगर हम बात करें, जो हाईएस्ट साक्षरता है किस राज्य की है, तो वो है केरल। तो केरल राज्य की साक्षरता सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा की आंशिक परिवर्तनीयता का क्या अर्थ है। तो देखिए जो भारत में मुद्रा की आंशिक परिवर्तनीयता है उसका अर्थ है यहाँ पर भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता, यानी जो भी भुगतान संतुलन के जो चालू खाते हैं उन पर जो परिवर्तनीयता की जाएगी उसी हिसाब से यहाँ पर इसे भी डिसाइड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किस आधार पर किया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखिए जो निर्धनता के स्तर का आकलन है वो किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, यानी किस प्रकार से वो जो परिवार है वो उपभोग में व्यय कर रहा है उसके आधार पर हम अंदाजा लगाते हैं कि ये गरीबी रेखा से नीचे है या गरीबी रेखा से ऊपर है। तो इसके जो क्राइटेरिया हैं उनमें ये है कि अगर कोई ग्रामीण है वो 27 रुपये पर डे से कम खर्च
कर पाता है, और अगर वो शहरी क्षेत्र में है तो उसके लिए डिसाइडेड है 33 रुपये पर डे। इसके हिसाब से यानी अगर कोई कम खर्च कर पाता है पर डे के हिसाब से तो उसे माना जाएगा गरीबी रेखा से नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये एक क्राइटेरिया बनाया गया और इसी आधार पर जो भारत में निर्धनता है उसका हम आकलन करते हैं। और यहाँ पर अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है और मल्टीपल टाइम में क्वेश्चन हम आपको करा भी चुके हैं। भारत में हरित क्रांति के जो प्रणेता हैं वो कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी MS स्वामीनाथन में। तो MS स्वामीनाथन ने ही, यानी इन्हीं को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और वैसे तो नॉर्मन बोरलॉग को यहाँ पर जनक माना जाता है हरित क्रांति का। अगला क्वेश्चन है नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित थी? तो यहाँ पर बात करें अगर हम नरसिम्हन समिति की, तो ये किस सुधार से रिलेटेड थी? तो ये समिति रिलेटेड थी बैंकिंग संरचना में सुधार। और 1991 के जो बैंकिंग रिफॉर्म्स किए गए, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स किए गए, उन्हीं में ये समिति बनाई गई थी नरसिम्हन समिति, जिसका कार्य था जो बैंकिंग संरचना में सुधार है, यानी बैंकों का आपस में विलय या केंद्रीयकरण करना, वो सारा जो कार्य था वो नरसिम्हन समिति के द्वारा ही किया गया। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय नीति का विनिधान है, यानी कौन सा विनिधान है राजकोषीय नीति का? तो यह है घाटे की बजट नीति। तो घाटे की बजट नीति रिलेटेड है राजकोषीय नीति के विनिधान से। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर आरंभ किया गया? यानी जब पंचायती राज की शुरुआत की गई तो कहाँ से शुरू किया गया? तो इसे शुरू किया गया राजस्थान से। राजस्थान में जो एक नगर पंचायत है नागौर, वहाँ से इसका प्रारंभ किया गया। और फर्स्ट नंबर पर राजस्थान और सेकंड पूछा जाए तो वो है आंध्रा, यानी आंध्र प्रदेश में दूसरे नंबर पर यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो देखिए जो राष्ट्रपति है लोकसभा को तभी भंग कर सकता है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा हो, यानी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी सलाह पर ही लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची दी गई है, इसमें कूट की सहायता से विशेषताओं का चयन करना है, यानी कौन कौन सी विशेषता है ये यहाँ पर आपको बतानी है। तो देखिए लिखित एवं दुष्परिवर्तनशील संविधान, तो ये बिल्कुल सही है, ये हमारी संविधान की विशेषता है संघीय संविधान की। फिर आता है केंद्र और संघारित इकाइयों के मध्य शक्ति का बंटवारा है, तो ये भी सही है, बिल्कुल बंटवारा है। उसके बाद विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण, तो ये बात सही नहीं है। द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल, तो ये भी सही है, द्विसदनीय जो राष्ट्रीय विधानमंडल है वो भी हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, यानी तीसरा ऑप्शन सही नहीं है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यहाँ पर सही होंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो देखिए जो मौलिक अधिकार हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो यहाँ पर उनको निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन दो यहाँ पर ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता, ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता, जिनमें है आपका 20 और 21। तो 20 तो है जीवन जीने का अधिकार, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, या इसे हम जीवन जीने का अधिकार, इसे निरस्त नहीं किया जा सकता। और 21 नंबर में है दोष सिद्धि का अधिकार, तो दोष सिद्धि का जो अधिकार है वो भी छीना नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार है ये कहाँ से लिया गया, यानी जो हमारी प्रस्तावना है ये कहाँ से ली गई है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा USA के संविधान से। तो USA के संविधान से ली गई, लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर पूछा जाए संविधान में जो प्रस्तावना की भाषा है वो हमने कहाँ से ली है, तो वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, लेकिन जो विचार है प्रस्तावना का विचार है वो USA के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है थायमीन, यानी थायमीन है किसका रासायनिक नाम थायमीन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा विटामिन B1। तो विटामिन B1 को ही हम थायमीन के नाम से जानते हैं। वैसे बी के कई सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, B1, B2, B6, B5, B9, B12, इस प्रकार से हम इनके बारे में पढ़ते हैं, जो भी विटामिन्स हैं हमारे उनके बारे में।
और हम अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है हमारा, वो है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। तो जो हमारा कोशिकांग है वो है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड ही है जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, इसमें भी आपको थोड़ा सा मिलान करना है चीज़ों का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि इधर मिश्र धातुएं दी गई हैं और इधर उनके तत्व दिए गए हैं, यानी किन किन से मिलकर ये जो मिश्र धातुएं हैं ये यहाँ पर बनती हैं, इनके बारे में हमको देखना है। तो देखिए अगर हम नंबर ए से बात करें तो जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है Na+Cu, यानी कॉपर और निकिल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर में। फिर आता है सोल्डर, और शोल्डर में होता है आपका सीसा और टिन, यानी सीसा और टिन यहाँ पर होता है सोल्डर धातु में। और उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर में आपका क्लोरीन पाया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर में तो क्लोरीन सही हो गया। और फिर जो हाइपो है, हाइपो में कई सारे चीज़ों का यानी कई चीज़ों का मिश्रण होता है, जिसमें आपका सोडियम हो गया, सल्फर हो गया, H2 हो गया, उसके अलावा O2 हो गया। तो इतनी जो चीज़ें हैं वो पाई जाती हैं किसमें, हाइपो में पाई जाती हैं। तो अब आपको मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर जो ब्लीचिंग पाउडर है ये तो क्लोरीन से हो जाएगा, यानी C का 3 होगा, जो कि 2 ऑप्शन में है। उसके बाद जो हाइपो है, हाइपो में तो बाद में हम मिलाएंगे, पहले जर्मन सिल्वर में क्या होता है निकिल और कॉपर। तो देखिए निकिल यहाँ पर दिया हुआ है, कॉपर नहीं दिया हुआ है, तो निकिल को हम यहाँ पर मिलान कर देंगे। और सोल्डर में होता है टिन, उसके अलावा हाइपो में कई सारे तत्व होते हैं, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है सोडियम। तो देखिए A का 2 और B का 1, A का 2 B का 1, उसके अलावा C का 4। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, ये सही मिलान यहाँ पर किया गया है। तो इसको आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जो पानी है वो यहाँ पर ठंडा रहता है, जल ठंडा रहता है, ये आपसे पूछा गया है, यानी कौन सी क्रिया इसमें होती है। आप भी गर्मी में इसका यूज करते होंगे, वैसे तो अब फ्रिज का ज़माना आ गया है, मिट्टी के घड़े रही नहीं, लेकिन अगर हम अभी भी गाँव क्षेत्र में देखें तो पानी ठंडा करने के लिए जो मिट्टी के घड़े हैं, सुराही है, उनका यूज किया जाता है। तो उनमें ऐसा क्या होता है कि वो जो मिट्टी के घड़े होते हैं उनमें पानी ठंडा रहता है, यानी काफ़ी ठंडा पानी हमको देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें एक प्रकार की क्रिया होती है और वो है वाष्पीकरण की क्रिया। तो वाष्पीकरण की क्रिया के कारण ही यहाँ पर पानी ठंडा रहता है मिट्टी के घड़े में, क्योंकि क्या होता है वो ऊष्मा लेता है पानी से, यानी वाष्पीकरण जब चीज़ होती है तो जब जो द्रव वाष्पीकरणकृत होता है तो वहाँ पर ऊष्मा लेता है उससे, जिससे अंदर का जो तापमान है वो कम हो जाता है और पानी यहाँ पर ठंडा हो जाता है। यही क्रिया हमको देखने को मिलती है जब भी हम फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर या कूलर में यही चीज़ हम वहाँ पर देखते हैं, वाष्पीकरण की क्रिया से वहाँ भी ठंडक हमको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, यानी जो रॉकेट का सिद्धांत है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, संवेग संरक्षण। तो संवेग संरक्षण के ही सिद्धांत पर जो रॉकेट है वो यहाँ पर कार्य करता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से रिलेटेड थे, और कई सारे हमने यहाँ पर क्वेश्चन देखे जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड। और करंट अफेयर्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, वो वीडियोज आप जरूर देखें। लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स 3 पार्ट में हमने कवर की है। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।